हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश बंदवाल है और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल वन शॉट पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट में हम लोग किसी कंट्री या स्टेट को कंपेयर करने के लिए उसका इनकम का बेसिस पहले मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पैसा से हम लोग वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो अब किसी कंट्री का इनकम क्या होगा? क्योंकि कोई कंट्री तो नौकरी करने जाती है या नहीं। हम लोग नौकरी करने जाते हैं, वहाँ से जो पैसा हमको मिलता है वो हमारा इनकम है। लेकिन कंट्री का इनकम क्या होगा? कंट्री बनता है लोगों से, तो वहाँ के रहने वाले लोगों का जो इनकम होगा वही उस कंट्री का इनकम होगा। और उस कंट्री में रहने वाले जितने लोग हैं सबके इनकम को मिला के जो टोटल निकलता है उसी को बोलते हैं टोटल इनकम, और वही होता है कंट्री का इनकम। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि टोटल इनकम एक यूजफुल मेजर नहीं है कंट्री को कंपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंट्रीज का साइज और पॉपुलेशन वेरी करता है। अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन और दूसरे कंट्री का पॉपुलेशन दोनों बराबर है तब अगर हम लोग टोटल इनकम माने तब हम लोग टोटल इनकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी का पॉपुलेशन कम है, तो इस समय हम लोग टोटल इनकम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल इनकम हमें ये नहीं बताता है कि उस देश में एक आदमी एवरेजली कितना कमाता है। तो इसलिए हम एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एवरेज इनकम हमें बताता है कि उस देश में एक आदमी एवरेजली कितना कमाता है। और एवरेज इनकम का ही दूसरा नाम होता है पर कैपिटा इनकम। हमने ये भी पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल वर्ल्ड बैंक करता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। वो बताता है कि कौन सी कंट्रीज रिच होती हैं और कौन सी कंट्री लो इनकम कंट्रीज होती हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। वो क्या क्या है? पर कैपिटा इनकम हमें ये नहीं बताता है कि उस कंट्री में लोगों के बीच जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि पर कैपिटा इनकम हमें नहीं बताता है कि उस देश में लोगों का एजुकेशनल लेवल और हेल्थ स्टेटस कैसा है। इसलिए हम पर कैपिटा इनकम के अलावा भी कुछ अदर क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अपने दूसरे टॉपिक में पढ़ा था इनकम एंड अदर गोल्स में कि हम लोग अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा को छोड़कर दूसरे गोल्स पे भी देखते हैं, जैसे इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब। और इसलिए नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग इनकम के अलावा और भी अदर क्राइटेरियाज को देखेंगे। अब वो क्राइटेरियाज क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब हम लोग समझते हैं कि ये तीनों चीज़ होती क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 लाइव चिल्ड्रन में कितने चिल्ड्रन 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर किसी कंट्री, रीजन या स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा तो वो कंट्री डेवलप नहीं होगा। और अगर किसी कंट्री, रीजन और स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो भी तभी वो कंट्री डेवलप्ड होगा। दूसरा है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है उस कंट्री में 60 और 60 से ऊपर का मतलब है 7 और इससे ऊपर के जो एज ग्रुप के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर किसी देश की लिटरेसी रेट ज़्यादा है इसका मतलब है वहाँ के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तभी वो उनको अपना इनकम कैसे इस्तेमाल करना है ये उनको पता होगा। अब है दूसरा आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है 14 से लेके 15 ये जो एज ग्रुप है उसमें जितने भी चिल्ड्रन आते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो अगर किसी कंट्री या रीजन का नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो वो कंट्री या रीजन या फिर स्टेट डेवलप्ड होगा। अगर ये कम होगा तो वो डेवलप नहीं होगा। अब आपको ये वीडियो आने से पहले आपके स्क्रीन पे 2 टेबल आए होंगे। उन 2 टेबल में आपने पहला टेबल में देखा होगा कि आपको 3 स्टेट के नाम दिए गए हैं, महाराष्ट्र, केरला और बिहार, जिसमें महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम तीनों में सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र केरला और बिहार से ज़्यादा डेवलप्ड है। और अब तभी आपका स्क्रीन पे दूसरा टेबल जो आया था उसमें आप देखेंगे कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम लोग इन तीनों को ये कंसिडर करेंगे तो केरला महाराष्ट्र से ज़्यादा डेवलप्ड है।
इनकम के मामले में महाराष्ट्र केरला से ज़्यादा डेवलप माना जाएगा, लेकिन इन सब के मामले में केरला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। यही था इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पब्लिक फैसिलिटीज़। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करें। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है वो सेवाएं जो सबको सामूहिक रूप से मतलब कलेक्टिवली दी जाए। आपके बुक में इस टॉपिक में एक मोटी सी लाइन लिखी है, मोटे मोटे अक्षरों में, कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। मतलब पैसा से आप वो सब कुछ नहीं खरीद सकते जो आपके ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आप किसी सोसाइटी या कम्युनिटी में रहते हैं तो आप चाहते हैं कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, लेकिन आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी पूरी कम्युनिटी उस तरह की मेजर्स अडॉप्ट नहीं करती, जब तक कि आपकी पूरी कम्युनिटी पॉल्यूशन से बचाव के तरीके नहीं इस्तेमाल करती। ये हुआ। आपके बुक में ये लाइन एक और लिखी है कि एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स in life the best way also the cheapest way is to provide these goods and services collectively। मतलब ऐसी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको सबसे सबसे अच्छा तरीका से और सबसे कम दाम में प्रोवाइड करने का तरीका है उन चीज़ों या उन सर्विसेज को कलेक्टिवली सबको दी जाए, मतलब सबको सामूहिक रूप से दी जाए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप पिकनिक जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो अगर आप अकेले साथ में पिकनिक का पूरा पैसा या खर्चा उठाना चाहेंगे तो आपको बहुत पैसा लग जाएगा, लेकिन अगर आप लोग सब मिल के थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के करेंगे तो पिकनिक और अच्छा से होगा और साथ ही साथ क्या बोलते हैं ये बहुत कम दाम में भी हो जाएगा। ये हुआ। उसी तरह इसलिए गवर्नमेंट PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करती है जिसमें लोगों को कम दाम में और राशन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ लिखा है केरला। केरला का एग्जांपल देखे थे हमने पिछले वीडियो में अपना कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम इसलिए है क्योंकि वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छे से काम कर रही है। इसलिए डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके बुक में एक छोटा सा टेबल दिया होगा नेक्स्ट पेज में इसी का, BMI लिख के। BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं एक आदमी के हेल्थ के बारे में पता करने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है वेट बाय हाइट स्क्वायर। आप अपना वेट केजी में निकालिए और अपने हाइट को मीटर में, और अपने वेट को उसके बाद अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। जो निकलेगा वही होगा आपका BMI। और अगर आपका BMI 18.5 से कम होगा तो आप अंडर नरिश्ड होंगे, मतलब आप स्वस्थ नहीं होंगे। और अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा होगा, मतलब आपका वज़न जितना होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से उससे ज़्यादा है। और अगर आपका BMI 18.5 और 25 के बीच में होगा तब आप हेल्दी और स्वस्थ होंगे। यही थी BMI और पब्लिक फैसिलिटीज़ की कहानी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले टॉपिक में BMI के बारे में पढ़ा, अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक इस तरह की रिपोर्ट है जिसे UNDP पब्लिश करती है। UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो डिफरेंट कंट्रीज़ को उनकी एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और उनकी इनकम के हिसाब से कंपेयर करती है। हम लोग जैसे पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए इनकम के अलावा भी लोगों की हेल्थ और एजुकेशन ज़रूरी है। इसलिए जो UNDP है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने में लोगों कंट्रीज़ की इनकम और हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल तीनों को ध्यान में रख के बनाती है। इसलिए ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है। उसमें वो कौन कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करती है? ग्रोस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लिटरेसी रेट। ग्रोस नेशनल इनकम हो गया इसमें। लिटरेसी रेट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लिटरेसी रेट क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये नया चीज़ है। ये क्या है? इसका मतलब है एक इंसान की लाइफ की एवरेज लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब वो कितना जी सकता है एवरेजली, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ।
और एसडीआई का मतलब है, एसडीआई मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक करना उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। 2013 में इंडिया का एसडीआई रैंक था 135 और श्रीलंका जो हम लोग का पड़ोसी देश है उस और हम लोग से छोटा भी है उसका एसडीआई रैंक था 73। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के रैंक में। श्रीलंका हम लोग का बगल का देश ही हम लोग से इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम लोग को भी अपने देश को और भी ज़्यादा डेवलप करना होगा। इसलिए हम लोग और अभी करंट डेटा देखेंगे 2020 का, तो इंडिया का एसडीआई रैंक 131 है, मतलब पहले से तो बड़ा है, लेकिन अभी भी श्रीलंका से हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हम लोग को अपना डेवलपमेंट और बढ़ाना होगा। उसके बाद आपका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अभी के समय में जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए इतना ज़्यादा रिसोर्स जो हम लोग इन्वायरमेंट में है उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ बचा ही नहीं रहे। उसका पूरा डिग्रेडेशन होते ही जा रहा है, उसका ख़त्म होते जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करना जिससे इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट इस तरह होना कि प्रेजेंट की नीड्स पूरी हो जाए, उसके साथ साथ फ्यूचर नीड्स के लिए भी कुछ बचे रहे। उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो आप इस चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, और उसके साथ साथ उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू मिलेंगे। तब तक कहीं नहीं जाइए। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।